Hello everyone, welcome to today's lecture. So today's lecture number 12 that we are going to start for our Nabat ARD classes. Now if you are new to this channel, please you can go and watch from lecture number 1 to 11 जहाँ हमने ARD के यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर ली है. आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर डिस्कशन ग्रुप इफ़ यू नीड और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स. नाउ हमने लेक्चर 11 में स्टार्ट कर दिया था विथ यूनिट नंबर 5 एंड वी स्टडीड हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन. हमने सिलेबस देखा था बिकॉज दिस इज़ अ फॉर्मेट, दिस इज़ अ स्ट्रेटजी कि हम जो भी पढ़ते हैं हम पहले उसका सिलेबस देखते हैं कि एक्चुअली हमको कितना पढ़ना है. हम MCQs भी सॉल्व करते हैं. ऑल्सो हम उतना पढ़ते हैं जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत सफिशिएंट है कि हम वो पढ़ के हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. राइट. सो नाउ हमने हमारी प्रीवियस लेक्चर में मीनिंग, डेफिनेशन एंड ब्रांचेस में हमने पोमोलॉजी यानी फ्रूट्स की ब्रांचेस को बहुत अच्छे से समझा था एंड ऑल्सो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स देखा था. वी स्टडीड व्हाट यू मीन बाय टर्म हॉर्टिकल्चर एंड वो लेटिन वर्ड से लिया गया हॉर्टिस एंड कल्चरा एंड वी स्टडीड ब्रांचेस, वी स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स. ये सब हम पढ़ चुके थे. हमने ये क्लासिफिकेशन पेरिकार्प, मेसोकार्प, एरल, रिसेप्टिकल ये सब कवर करा था. ऑल्सो हमने कवर किया था उसका वेरियस मोर क्लासिफिकेशन सच एज बेस्ड ऑन कॉटिलिडॉन्स एक्सेट्रा. सो ये सब अच्छे से हम समझ चुके थे एंड आई होप आपको जो मैंने समझाया वो समझ आ रहा है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. बिसाइड्स उसको याद करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम समझ जाएं उसका मतलब क्या होता है, तो याद करना भी ईजी हो जाता है. ये सब हम पढ़ चुके थे. नाउ वी हैव टू स्टार्ट टुडे विथ ओलेरीकल्चर दैट इज़ फॉर वेजिटेबल्स. So today we will start with what is olericulture. So olericulture is a branch of horticulture जो कि vegetable से deal कर रहे हैं. हमने pomology पढ़ा था that was dealing with fruits. Now olericulture है जो वो branch जो production, improvement, storage, processing, marketing of vegetable से deal कर रहे हैं. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या डिफरेंस होता है? लाइक वेजिटेबल्स यूजुअली एनुअल और बाइनियल क्रॉप्स होते हैं और फ्रूट्स जो होते हैं वो यूजुअली पेरिनियल क्रॉप्स होते हैं. व्हाट है एनुअल, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनियल एंड पेरिनियल? एनुअल मीन्स जो 1 ईयर में रिटर्न देते हैं, बाइनियल मीन्स जो 2 ईयर्स में रिटर्न देते हैं एंड पेरिनियल्स लाइक अ मैंगो ट्री जो एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है. यूजुअली वी आर सेइंग नॉट ऐसा कि ऐसा ही होता है. देन वेजिटेबल्स को हम सेवरी की तरह खाते हैं, फ्रूट्स को हम स्वीट्स की तरह कंज्यूम करते हैं. वेजिटेबल्स में शुगर का कंटेंट कम होता है, फ्रूट्स में ज़्यादा होता है. वेजिटेबल्स में रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स भी होते हैं जिसको हम खाते हैं. एंड फ्रूट्स में वी स्टडीड अबाउट एडिबल पोर्शन दैट वाज एरिल, फिर ओवरी वाला मीजोकार्प, पेरिकार्प एंड वी स्टडीड थैलेमस. वो सब हमने देखा था. That was all relating to fruits. Now today we will understand classification of vegetables and we will start next topic of our unit 5 that is propagation mechanism. We will start. So सबसे पहले vegetables को हमने classify किया है broadly कुछ डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें से फर्स्ट टाइप है हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट या फिर एडिबल प्लांट, यानी वो पार्ट जो एक्चुअली हम कंज्यूम कर रहे हैं वेजिटेबल का. दैट कैन बी रूट, दैट कैन बी लीफ, दैट कैन बी स्टेम. राइट. तो अगर हम किसी वेजिटेबल का रूट वाला पार्ट खाते हैं तो दैट इज़ रूट वेजिटेबल्स. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, ये कैरेट का रूट है बट वी ईट दिस पार्ट ऑफ कैरेट. राइट. तो दैट इज़ कॉल्ड एज एडिबल पार्ट. सो दैट इज़ रूट वेजिटेबल्स जिसमें हम रूट वाला पार्ट खा रहे हैं. एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, बीट रूट, टर्निप, स्वीट पोटैटो. नाउ स्वीट पोटैटो एंड देयर इज़ ऑल्सो पोटैटो. सो पोटैटो में जो हम पार्ट खा रहे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे दैट इज़ स्टेम, बट स्वीट पोटैटो में वी आर ईटिंग रूट वाला पार्ट. सो यू हैव टू रिमेंबर स्वीट पोटैटो या यैम ये हुआ, ये हम इसमें रूट्स वाले पार्ट खा रहे हैं एंड पोटैटो में हम स्टेम खाएंगे. सो रूट वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं दैट इज़ कैरेट, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, यैम. नाउ स्टेम वेजिटेबल्स यानी वी आर ईटिंग स्टेम वाला पार्ट. इसमें आपको टर्म्स याद रखने हैं और उसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये मेनली ये चारों. एंड इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट. अब बस इतना याद रख लीजिए. ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, बल्ब यानी अनियन गार्लिक, राइजोम यानी जिंजर टर्मरिक एंड कॉम यानी टैरो या अरबी. नाउ पोटैटो इज़ अ स्टेम, स्वीट पोटैटो इज़ अ रूट एंड यैम इज़ अ रूट. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल भी.
स्टेम वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल्स ये सारे हैं, ट्यूबर यानी पोटैटो, दिस इज़ ट्यूबर पोटैटो, बल्ब्स अनियन एंड गार्लिक, देन राइजोम में जिंजर गार्लिक, जिंजर टर्मरिक नॉट गार्लिक, जिंजर टर्मरिक, एंड कॉब में टैरो या अरबी. So if question comes like this, that com is a modification of which part, so stem would be the right answer. This way questions आपको elimination में या solve करने की help करते हैं. So that is why आपको ये याद रखना अच्छे से कि which part we are talking about. So let me make you revise from the starting so that there is no confusion. Classification of vegetables पढ़ रहे हैं, उसमें first हमने पढ़ा है edible part. First is root, जिसमें हम रूट वाला पार्ट खा रहे हैं. सो दैट एग्जाम्पल्स इंक्लूड कैरेट, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटो, यैम एक्सेट्रा. देन स्टेम वाले पार्ट में वी हैव टू रिमेंबर द टाइप्स एंड एग्जाम्पल. ट्यूबर पोटैटो, बल्ब इज़ अनियन गार्लिक, राइजोम इज़ जिंजर एंड टर्मरिक, एंड कॉम इज़ टेरो और या अरबी. और ये सब है स्टेम वेजिटेबल्स, दीज आर स्टेम वेजिटेबल्स. तो ये याद रखना है, ये स्टेम की हेडिंग में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो में हम क्या खा रहे हैं, स्टेम खा रहे हैं. सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ द थर्ड पार्ट इज़ लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें हम लीफ खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, एमरेंथस, फेनुग्रीक या मेथी, देन कैबेज यानी कि पत्ता गोभी आई थिंक या. सो दैट्स वे हम इसमें लीफ जो खा रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर लीफी वेजिटेबल्स. देन फ्लावर वेजिटेबल्स मीन्स इनफ्लोरेसेंस, यानी कि हम इसमें फ्लावर वाला पार्ट खा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना फ्लावर, दिस इज़ ब्रोकली, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, राइट. तो इसमें जब हम फ्लावर वाला पार्ट खाते हैं तो दैट बिकम्स आर फ्लावर वेजिटेबल्स. नाउ द फिफ्थ कैटेगरी इज़ फ्रूट वेजिटेबल्स, यानी बॉटनिकली वो फ्रूट है. फ्रूट क्यों है, क्योंकि वो ओवरी से डेवलप्ड हुआ है. और हमने हमारी फ्रूट वाली क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया था कि हम फ्रूट कब मानते हैं, जब वो ओवरी से आता है. नाउ जब ये सारे वेजिटेबल्स ओवरी से डेवलप्ड होते हैं, पर मेनली हम इसे क्योंकि सेवरी में यूज़ करते हैं इसलिए हमने इसे वेजिटेबल्स माना है, बट बॉटनिकली इन्हें फ्रूट कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, ब्रिंजल यानी एग प्लांट, क्यूकम्बर, पम्पकिन, बिटर गार्ड यानी कि करेला, रिच गॉड यानी तुरई, बॉटल गॉड यानी लौकी, एंड कैप्सिकम है ओकरा, राइट. सो बिटर गॉड, रिच गॉड, बॉटल गॉड और कैप्सिकम, ओकरा, पम्पकिन, क्यूकम्बर, ब्रिंजल एंड टोमेटो, ये सब फ्रूट वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल्स हैं. बिकॉज ये वेजिटेबल्स जो है वो फ्लावर्स से आती हैं जिनमें सीड्स होते हैं एंड दे आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी ऑफ द फ्लावर्स. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज फ्रूट वेजिटेबल्स. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ होल प्लांट, इन विच जो एडिबल पोर्शन है वो पूरा यंग प्लांट है, जैसे कि कोरिएंडर, जैसे कि मेथी, राइट. सो इसमें हम क्योंकि पूरा प्लांट कंज्यूम करते हैं, सो दैट इज़ वाई द कैटेगरी इज़ होल प्लांट. सो लेट अस सॉल्व सम MCQs. Ginger is an example of what? So ginger is an example of rhizome. Also one more example of rhizome was there. Wait a second. Yes. So one more example of rhizome was there, that is ginger and turmeric. The edible part of cauliflower. So edible part of cauliflower is inflorescence. So C is the right answer. सो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा हमारा वेजिटेबल्स का बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट्स. लेट अस सी दिस. येस, सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फर्स्ट इज़ एडिबल पार्ट. सो इसमें हमने रूट के एग्जाम्पल्स देखे, स्टेम के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड होल प्लांट. नाउ हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल्स. लाइफ साइकिल्स यानी कि क्रॉप्स एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं और पेरिनियल भी हो सकते हैं. एनुअल यानी जो वन सीज़न पर ईयर ग्रो कर रहे हैं, यानी उनका क्विक हार्वेस्ट हो जाता है, उनकी पूरी लाइफ एक ही सीज़न में सीमित है. एक ही सीज़न के अंदर उन्हें हम सो भी कर रहे हैं, उन्हें हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल टोमेटो, रेडिश एक्सेट्रा. फिर बाइनियल यानी कि जो 2 सीजन्स ले रहे हैं, पहले सीज़न में वो ग्रो कर रहे हैं और सेकेंड सीज़न में सीड्स आ रही हैं. फॉर एग्जांपल कैरेट, कैबेज, अनियन. सो दिस इज एग्जाम्पल दैट यू हैव टू रिमेंबर इन द कैटेगरीज कि एनुअल कौन से हैं, बाइनियल कौन से हैं एंड पेरिनियल कौन से हैं. पेरिनियल मीन्स मोर देन 2 years दे आर टेकिंग. लॉन्ग लाइफ है, हार्वेस्टेड फॉर मैनी सीजन. ऐसा नहीं है कि एक बार हार्वेस्ट किया और देन दे आर डेड. नो, वो हार्वेस्ट हमको हर साल हार्वेस्ट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोरिंगा, एस्पेरेगस, मिंट. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पेरिनियल प्लांट्स.
Now, third classification is classification of vegetable based on seasons. So, cool season, warm season and rainy season. तीन सीजन्स के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है. ऑल्सो ये आप अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से भी देख सकते हैं. लाइक जब समर होता है सो विच वेजिटेबल्स कम, जब विंटर होता है तो विच वेजिटेबल्स कम्स टू आवर होम. सो लाइक दैट यू कैन रिलेट एंड जस्ट सी दिस, जस्ट गिव इट अ रीडिंग कि कूल सीजन के एग्जांपल्स हैं कैबेज, कैरेट, स्पिनच, रेडिश, पीस. वार्म सीजन के एग्जांपल्स है टोमेटो, ब्रिंजल, क्यूकम्बर, चिली, ओकरा. एंड रेनी सीजन के एग्जांपल्स है गॉड्स, अमेरंथस, परवल एंड स्नेक गॉड. सो दे आर सम एग्जाम्पल्स, जस्ट गिव इट अ रीडिंग कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं सीजन के बेसिस पे. नाउ वी ऑल्सो classify our vegetables based on respiration rate. Respiration rate का concept we have also studied in our lecture number 10, also studied in our lecture number 11. What was it? Respiration rate होती है अगर हाई respiration होता है तो क्रॉप या जो प्लांट है वो जल्दी उसमें जल्दी ख़राब होने की संभावना होती है, वो जल्दी डिके हो जाता है. हम आर्टिफिशियली भी रेस्पिरेशन कर रहे थे. हमने लेक्चर नंबर 10 में पोस्ट हार्वेस्ट में समझा था जब हम एटमॉस्फेरिक कंट्रोल करके या फिर पैकेजिंग में हम रेस्पिरेशन को चेंज करके उसका जो रेट है उसको हम कम कर रहे थे. उसमें हम CO2 को बढ़ा रहे थे और O2 को कम कर रहे थे ताकि हम रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर पाएँ. बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनका रेस्पिरेशन रेट बहुत हाई होता है जिसके वजह से ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरी हाई रेस्पिरेशन इज़ देयर इन स्पीनच, ग्रीन पीस, लेट्यूस एक्सेट्रा. सो इट मीन्स क्योंकि बहुत हाई रेस्पिरेशन होता है अराउंड 40 to 60 प्लस mg, इसलिए बहुत जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है. वेरी लो किस केसेस में रहेगा? नट्स के केसेस में या ड्राइड पल्सेस के केस में. अगर कोई चीज़ ड्राइड है तो रेस्पिरेशन रेट कम रहेगा. वाई? क्योंकि अगर वो ड्राई की गई है तो रेस्पिरेशन रेट कम रहता है उसमें और इसे हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं. देन लो कैटेगरी में आते हैं पोटैटो, अनियन, गार्लिक. देन मॉडरेट कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूड्स कैरेट, बीटरूट, क्यूकम्बर. देन हाई कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेशन रेट इंक्लूड्स टोमेटो, ब्रिंजल, बीस एंड कैबेज. बट वेरी हाई रेस्पिरेशन यानी जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती है दैट आर स्पिनच, ग्रीन पीस, लेट्यूस. ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज रेस्पिरेशन रेट इज़ हाई. नाउ दीज आर एग्जाम्पल्स अगेन in which it is written कि very high respiration, then high respiration, moderate respiration, low respiration and very low respiration. जो भी ड्राई चीज़ें होंगी, ड्राई पीस, ड्राई बीन्स, ड्राई क्रॉप्स, उसमें रेस्पिरेशन बहुत कम होगा. Then our next classification is classification of vegetables based on pH, यानी acid loving जिसमें ज़्यादा एसिडिक की मात्रा होगी. दे आर पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रेडिश, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल. मोस्ट वेजिटेबल्स होते हैं इस कैटेगरी में दैट इज़ 6 pH to 7.5 pH. मोस्टली वेजिटेबल्स इसी कैटेगरी में होते हैं. टोमेटो, ब्रिंजल, कैबेज, बीन्स, अनियन. देन टॉलरेंट टू स्लाइटली अल्कलाइन दैट इंक्लूड स्पिनच, बीटरूट, क्यूकम्बर, पीस. एंड सेंसिटिव टू हाई अल्कलिनिटी दे आर मोर देन 8 जिनका pH होता है. एंड मोस्ट क्रॉप शोज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अंडर दिस. तो इसमें याद रखना है कि मोस्ट वेजिटेबल्स का जो pH रेंज होता है दैट इज़ 6 to 7.5 pH. एंड जस्ट गिव इट अ रीडिंग कि कौन से एसिड लविंग है एंड कौन से देन मॉडरेट हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी सम MCQs. Which vegetable has very high respiration rate post harvest? So that is spinach. Which group has lowest respiration rate? तो कुछ भी अगर dried है तो it will have lowest respiration rate. The rate of respiration is an indicator of. रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या दिखाता है हमें? वो हमें स्टोरेज लाइफ दिखाता है कि हम कितना स्टोर कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, बिकॉज उसमें देन फिर ख़राब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. सो इसके साथ हमने जो हमारा ब्रांचेस वाला टॉपिक है उसमें हमने पोमोलॉजी एंड ओलेरीकल्चर को कंप्लीट कर लिया है. नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन or in our telegram group and I would be happily answer to all your queries. Now let us start and see once again our syllabus. So we were reading this syllabus जिसमें हमने meaning, definition and its branches. अब हमें next topic start करना है that is production technology and agronomic practices with respect to horticulture and plantation crops. So this is our next topic and अब देखते हैं कि इस topic में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है.
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट्स टू वेरियस हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। तो इसमें हमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी हैं। दैट विल इंक्लूड प्रोपोगेशन मेथड्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड्स। देन नर्सरी मैनेजमेंट, प्लांटिंग टेक्निक्स जिसमें हम टाइम स्पेस मेथड्स देखेंगे। देन इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो हम ये नहीं देखेंगे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑलरेडी हम सॉइल वाले चैप्टर में कर चुके हैं, सो दिस ऑल्सो वी वोंट सी। देन इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि वीडिंग, मल्चिंग, प्रूनिंग, थिनिंग, स्टेकिंग, ये सब हम करेंगे। एंड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, राइट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू वेरियस हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप्स में हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी है। व्हेन वी नो कि हमारे सिलेबस में क्या है और हमें कैसे पढ़ना है, इट बिकम्स ईजी, ऑल्सो इट बिकम्स ईजी टू मेक नोट्स एंड ईजी टू स्टडी। Now we will start with a very important topic, that is propagation technology of various plantation and horticulture crops. To start this, I would request you all कि आप अपने notes बना लें खुद के, because it would be more easy कि आप समझ के उसमें अपने वन लाइनर्स लिख लें, because at times ये जो चैप्टर है वो थोड़ा टिपिकल लग सकता है, and also it's very difficult sometimes to understand it from other places if it's only written and not explained. So now let us start with very important topic, that says propagation. First we will understand what do we mean by propagation. Propagation का मतलब क्या होता है? Propagation यानी कि प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना या नए प्लांट्स के एग्जिस्टिंग प्लांट्स में से नए प्लांट्स को या नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, एज सिंपल एज दैट। मल्टीप्लाई करना प्लांट्स को मतलब एक प्लांट से एक और प्लांट बनाना, या फिर प्रोड्यूस करना उस एग्जिस्टिंग प्लांट में से एक नया प्लांट को। सो इसको हम 2 टाइप्स में कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड सेकेंड इज असेक्सुअल प्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो सीड है उस सीड पॉलिनेशन हुआ एंड एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, उसके बाद सीड के थ्रू जो हमने सो किया उसके बाद जो प्लांट आया है दैट इज़ थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई टेल यू वन मोर थिंग बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू स्लाइटली हियर। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि वो हम आगे टेक्निक्स देखेंगे, बट सिंपली कि हमने जो एक प्लांट है उसके प्लांट में से कुछ भी पार्ट ले लिया है, रूट, स्टेम या लीफ कुछ भी ले लिया है और उसको कट करके फिर लगाया है, ग्रो करा है, तो देन दैट कम्स इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली एंड ऑल्सो डोंट वरी, अगर आपको अभी समझ नहीं आया, आपको मैं बहुत बार रिपीट करने वाली हूँ इस टर्म्स को और आपको समझ डेफिनेटली आ जाएगा। सो सेक्सुअल प्रोपोगेशन मीन्स जो हम सीड को यूज़ करके जो हम प्रोपोगेशन करते हैं, जैसे कोई हमने सीड है फिर वो सो करा है और उसमें पॉलिनेशन हुआ है, मतलब प्रॉपर जो पॉलिनेशन वगैरह होता है उसके थ्रू जो हम सीडिंग कर रहे हैं, जो हम प्लांट्स को बना रहे हैं, दैट इज़ सेक्सुअल प्रोपोगेशन। इट्स लाइक मेकिंग अ बेबी फ्रॉम पेरेंट्स, लाइक इन ऑर्डर टू मेक यू ईजिली अंडरस्टैंड, जैसे पेरेंट्स से बेबी आता है, लाइक द सेम वे प्लांट्स में हो रहा है सेक्सुअल प्रोपोगेशन। नाउ इज़ द प्लांट सेम एज अ पेरेंट प्लांट? नो, प्लांट जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। टाइम टू फ्रूट इज़ स्लो एंड कॉस्ट इज़ चीप। फॉर एग्जाम्पल, जो फ्रूट्स आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं एंड कॉस्ट चीप पड़ती है बिकॉज सीड को सो करना इज़ ईजी, सो कॉस्टिंग इज़ चीप and time to fruiting is slow and same as parent? No, it can be different because are you same as your parent? No, you can be different looking. So like that way it can be different. अगर हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन करते हैं जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, एसेक्सुअल का ही नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो इसमें हम सीड का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें कोई पॉलिनेशन भी नहीं हो रहा है। इट्स लाइक मेकिंग अ कॉपी ऑफ द सेम पर्सन, इट्स लाइक क्लोनिंग, राइट। तो वो जो पेरेंट क्रॉप है उसके सेम जैसा ही हम एक क्रॉप बनाना चाह रहे हैं, सो दैट इज़ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो जो फ्रूटिंग है, जो फ्रूट्स आएंगे इट वुड बी फास्ट बट इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल बनाना, रोज़, मैंगो, जिंजर, इन सब के बहुत सारे क्रॉप्स के केसेस में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं ताकि हम जो हमारा जो फ्रूट है वो फास्ट आए और हम अच्छी ब्रीड्स के, अच्छी वेराइटीज़ के प्लांट्स को ग्रो कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव इज सिंपल कि हमको ईल्ड अच्छी चाहिए, हमको क्रॉप अच्छा चाहिए, हमको फ्रूट्स अच्छे चाहिए या हमको वेजिटेबल्स अच्छी चाहिए। सो दिस इज़ प्रोपोगेशन जो हम पढ़ रहे हैं। लेट मी जस्ट टेक यू वंस अगेन। ये हम हमारा सिलेबस देख रहे थे जिसमें 3rd
सिलेबस का पॉइंट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। इन टेक्नोलॉजी के अंदर पहला हम पढ़ रहे हैं प्रोपोगेशन मेथड्स, और प्रोपोगेशन मेथड दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें सेक्सुअल इज़ द ट्रेडिशनल वन जो हमें पता है जो होता है फार्मर्स जो सीड्स के साथ करते हैं ग्रो करके। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ व्हाट वी विल स्टडी इन टुडेज क्लास। सो वी विल स्टडी नाउ इन आवर नेक्स्ट, मतलब जब तक क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती है, नाउ वी विल कंप्लीट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड टाइप्स। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हो सकती है, फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज आर्टिफिशियल। नाउ यू विल आस्क मी और यू मे आस्क मी कि एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में हाउ एनीथिंग कैन बी नेचुरल, और नेचुरल इसमें कैसे हो रहा है। सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज हैपनिंग इज कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन जब मॉडिफाइड प्लांट पार्ट्स के थ्रू नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, सो दैट इज़ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि आपने देखा होगा जब आलू होता है और उसमें आइज़ आने लगती है या फिर नॉड्स आने लगती है एंड यहाँ से एक और आलू निकलने लगता है, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें ना ही कोई पॉलिनेशन हुआ है, ना ही आपने सीड्स लगाई हैं, और ना ही आपने कोई अपनी तरफ से यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया, इट्स हैपनिंग नेचुरली, सो इट कम्स अंडर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आपको पता होगा जब हमने क्लास स्टार्ट की थी हमने पढ़ा था कि ये स्टेम्स के अंदर आते हैं। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि बाय मॉडिफाइड स्टेम्स, तो बाय मॉडिफाइड स्टेम्स का एग्जांपल होगा फर्स्ट ट्यूबर, दैट मीन्स पोटैटो। इसमें आइज़ जो आने लगती है, जो नॉड्स आने लगते हैं, और हर आई कैन स्प्राउट इनटू अ न्यू प्लांट, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के हो रहा है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ राइजोम। इसमें हमने याद किया था राइजोम के एग्जाम्पल जिंजर एंड टर्मरिक। सो इसमें भी क्या होता है, हॉरिजॉन, इसमें भी नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, और फिर नया लाइफ को आने लगता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ और एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है दैट इज़ राइजोम, ginger and turmeric. First we have to remember tuber, potato, then rhizome, ginger and turmeric, right? Now bulb, onion and garlic. So हमने ये भी याद रखा था bulb, onion and garlic, it means कि यहाँ पर भी क्या होता है कि जो सेंटर होता है उसमें बर्ड्स आने लगते हैं और फिर वहाँ से न्यू प्लांट्स आने लगते हैं। सो बल्ब, अनियन एंड गार्लिक इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स। अब आपको दो एग्जाम्पल्स और याद रखने हैं, ये आप अपनी नोट्स में अगर लिख रहे हैं तो आप नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। फर्स्ट इज़ सका एंड सेकेंड इज़ राना। सो ये दो एग्जाम्पल भी आप स्टेम के अंदर याद कर लीजिए। सका का एग्जाम्पल याद कर लीजिए बनाना एंड पाइनएप्पल, एंड रनर्स के एग्जाम्पल में याद कर लीजिए स्ट्रॉबेरी। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि व्हाट इट मीन्स ताकि आपको याद हो जाए, समझ कर आपको रटना ना पड़े। दैट इज़ माई मेन ऑब्जेक्टिव कि आपको कोई भी चीज़ ऐसे कन्फ्यूजन ना हो या रटना ना पड़े। ओके ये पढ़ा था पर रिलेट नहीं हो रहा है, ये कहाँ पढ़ा था, ये किस हेडिंग के अंदर आएगा। और जो हम पढ़ते हैं बहुत हैपजार्ट हो जाता है कभी कभी कि हमने कोई चीज़ यहाँ से पढ़ ली, कोई चीज़ वहाँ से पढ़ ली, पर हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को कि एक्चुअली ऑर्डर क्या होगा उस चीज़ का, हमें ये चीज़ किस कैटेगरी में पढ़नी है या हम ये वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं। उसमें हम स्टेम्स का देख रहे हैं। तो स्टेम्स में हमने ट्यूबर, राइजोम और बल्ब ऑलरेडी याद कर लिया है। नाउ हमने दो वर्ड्स और पढ़ने हैं, दैट इज़ सका एंड रनर। सकर का एग्जाम्पल है जो हमें याद करना है, दैट इज़ बनाना एंड पाइनएप्पल। ये मैं याद करने का इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है कि बनाना या पाइनएप्पल इज़ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, तो आंसर होगा सका। अब सकर और रनर में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या है, और ये स्टेम का पार्ट है, ये हमको याद ही रखना है। तो हम स्टेम से रिलेट कर ही पढ़ेंगे। तो ये क्या हो रहा है, सकर में क्या हो रहा है, जैसे ये बनाना प्लांट आप देख सकते हैं, तो इसमें अंडरग्राउंड इसमें क्या हो रहा है कि जो स्टेम है उसकी एक ब्रांच जो है वो अंडरग्राउंड जा रही है, और अंडरग्राउंड जाकर वो सॉइल के नीचे जाकर एक नए प्लांट का रूप ले रही है, और फिर धीरे धीरे वो अपने रूट्स डेवलप करती है और इंडिपेंडेंट प्लांट्स बन जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग नेचुरली, इसलिए हम इसे नेचुरल एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कैटेगरी में रख रहे हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। सकर में क्या हो रहा है
ये जो स्टेम है, इसके साइड की जो स्टेम है वो नेचुरली नीचे जा रही है, ठीक है, नीचे जा रही है अंडरग्राउंड द सॉइल, और वहाँ पे फिर रूट्स डेवलप हो रहे हैं और रूट्स डेवलप होकर एक नया प्लांट आ रहा है. सो दैट इज़ सकर. सकर के एग्जाम्पल है बनाना एंड पाइनएप्पल. इसमें जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड जा रही है. अब रनर में क्या हो रहा है, रनर में जो स्टेम है वो ऊपर ही रह रही है अबव द ग्राउंड. तो ये डिफरेंस है रनर और सकर में. और रनर का एग्जांपल याद रखना है स्ट्रॉबेरी. तो रनर के केस में क्या क्या हो रहा है, जैसे आप ये स्टेम देख सकते हैं, ये रन मतलब ये दौड़ने जैसा, रन जैसा ये स्टेम ऐसे फैल रहा है ऊपर की तरफ अबव द ग्राउंड. और फिर वहाँ पर ही क्या हो रहा है, ग्राउंड में फैलते फैलते जब भी सॉइल को टच करेगा वहाँ से एक नया प्लांट आ रहा है. यू कैन सी ये सॉइल को टच करा, ये रनर है, इसकी ये स्टेम है, ये जा रहा है, एंड यहाँ पर इसने सॉइल को टच करा है और फिर नया यहाँ से प्लांट आने लगा है. सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉबेरी. So these are runner. This is also happening naturally. So that is why it is called as natural asexual vegetative propagation. Let me again tell you कि हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं. उसमें हमने पढ़ा कि दो ब्रॉड कैटेगरीज है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल. नेचुरल के केस में, स्टेम्स के केस में ट्यूबर पोटैटो, राइजोम जिंजर टर्मरिक, बल्ब अनियन गार्लिक. सका के केस में बनाना पाइनएप्पल, जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड जा रही है और फिर जब वो सॉइल के नीचे जाती है और फिर रूट्स आ जाते हैं तो एक नए प्लांट की तरह इंडिपेंडेंटली प्लांट आ जाता है. सो दैट इज़ सका. एंड रनर के केस में अबव द ग्राउंड इसकी स्टेम जारी है और जब भी सॉइल को टच करती है एक नया प्लांट आ जाता है. सो दैट इज़ रनर एंड एग्जाम्पल इज स्ट्रॉबेरी. सो नाउ लेट अस मूव टू सेकेंड, दैट इज़ बाय मॉडिफाइड रूट्स. अभी हम स्टेम्स देख रहे थे और रूट्स के केस में एग्जाम्पल होंगे स्वीट पोटैटो, दहलिया, एस्पैरागस, यैम वगैरह, ये सब रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि हम आर्टिफिशियली प्रोपोगेशन कर रहे हैं ताकि हम प्लांट्स को अच्छी वैरायटीज़ में अच्छे से हम अच्छी यील्ड के साथ ग्रो कर सकें. अब इसके बहुत सारे टेक्निक्स या मेथड्स हैं. इसके 5 मेथड्स हम पढ़ेंगे, दैट इज़ कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन. अब ये जो मेथड्स हैं इनको आप 4-5 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएंगे, नथिंग डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर. और आपको अच्छे से समझना है कि हम इसे किस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मेथड्स एक्चुअली हम पढ़ किस हेडिंग के अंदर रहे हैं. ये जो मेथड्स है वो एक्चुअली हम किस पार्ट में पढ़ रहे हैं. सो 5 मेथड्स हमें पढ़ने हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन. नाउ हम इसकी मीनिंग समझेंगे एंड इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो आपको एक रजिस्टर या एक नोट्स आपको जो बनाने हैं उसमें आपको 1 लाइन में जो आपने इसका मीनिंग समझा, जो आपको समझ आया, वो मीनिंग आपको आपकी लैंग्वेज में लिख लेना है. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ कर वो लिखें, क्योंकि हम उस वक्त समझ जाते हैं और बाद में भूल जाते हैं. सो दिस शुड नॉट हैपन. आपको अपनी लैंग्वेज में समझ कर वो मीनिंग को लिखना है. सो ये हम 5 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन. So first we will start with cutting. अब कटिंग इज़ वेरी ईजी. कटिंग यानी कट करना. किसको कट करना, हम स्टेम को कट कर सकते हैं, लीफ को कट कर सकते हैं, रूट को कट कर सकते हैं या लीफ बड को कट कर सकते हैं. वो मैं समझाऊंगी कि वो क्या होता है. बट 4 टाइप की कटिंग्स हमें पढ़नी है. अगर हमने एक पीस ऑफ प्लांट को कट करा है और उसको सॉइल या वाटर में प्लांट कर दिया है, तो जब राइट कंडीशंस हम उसे देंगे तो रूट्स और शूट्स के साथ एक नया प्लांट आ जाएगा. आपने रोज़ कटिंग तो देखा ही होगा और किया भी होगा. इट्स वेरी इजी एग्जांपल ऑफ कटिंग, दैट इज़ रोज़ कटिंग. हम एक रोज़ की स्टेम को काटते हैं और उस स्टेम को, उस रोज़ की स्टेम को फिर हम प्लांट कर देते हैं और फिर एक नया रोज़ का प्लांट आ जाता है. सो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कटिंग. वो क्या है, वो स्टेम कटिंग है. जब हमने स्टेम लिया और हमने उसको प्लांट कर दिया, हमने उसको सॉइल में प्लांट कर दिया और फिर स्टेम से रूट्स आएंगे और एक नया प्लांट का जन्म होगा. सो दैट इज़ स्टेम कटिंग. इसके एग्जाम्पल है रोज़, हिबिस्कस, मनी प्लांट एंड शुगर केन. सो 4 इसके एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ रोज़, हिबिस्कस, मनी प्लांट एंड शुगर केन. तो ये है स्टेम कटिंग. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कटिंग इज़ लीफ कटिंग. लीफ कटिंग में हम एक लीफ ले रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये लीफ, हमने प्लांट से लीफ ली है और फिर उस लीफ को हमने सॉइल में सो कर दिया है और उस लीफ से एक नया प्लांट का जन्म होगा. सो दैट इज़ लीफ कटिंग.
आई नो इट इज़ नॉट पॉपुलर और ये बहुत कम क्रॉप्स में ये होता है. सो लीफ कटिंग में आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज़ बायरोफाइलम. मैं बहुत कम चीज़ें बोलती हूँ जो याद रखना है, मैक्सिमम आई से कि याद नहीं करना है, मतलब समझना है वगैरह वगैरह. बट ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए लीफ कटिंग में, दैट इज़ बायरोफाइलम. क्योंकि कभी भी बायरोफाइलम आता है तो यू जस्ट हैव टू टेक कि बायरोफाइलम इज़ रिलेटेड टू लीफ कटिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्राउट लीफ प्लांट. इसमें हमने एक लीफ ली है और लीफ को प्लांट कर दिया और लीफ से न्यू लाइफ आई है. नाउ द थर्ड कैटेगरी इज़ रूट कटिंग. इसमें हम रूट को कट करके प्लांट को सो कर रहे हैं. इसके एग्जाम्पल है जैसे गुआवा या अमरूद, देन टैमरिंड या इमली, रेस्पेरी या मिंट. सो ये जब क्रॉप्स या ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को हमें सो करना है, ये हमको इसका नया प्लांट चाहिए, तो हमें इसका क्या पार्ट सो करना होता है प्लांट में, तो हमें इसका रूट वाला पोर्शन जो है वो अगर हम सॉइल में प्लांट करेंगे तो एक नया प्लांट का रूप आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा. सो दैट इज़ रूट कटिंग, कि जिस प्लांट्स के लिए हमने रूट्स को कट करा है और फिर एक नया प्लांट आया है, सो दैट इज़ रूट कटिंग. इसके एग्जाम्पल्स हैं गुआवा, टैमरिंड, रेस्पेरी एंड मिंट. Now, fourth and last example in cutting is leaf bud cutting. Leaf bud cutting क्या होता है, हमने स्टेम लिया है विद अ लीफ, एक स्टेम लिया है जिसमें लीफ अटैच्ड है और हमने बड लिया है फ्लावर का या बड लिया है, ठीक है. उस स्टेम विथ वन लीफ एंड एक बड को हमने प्लांट कर दिया है, तो वो जो बड है वो एक नया प्लांट का रूप ले लेगा. सो दैट इज़ लीफ बड कटिंग. इसके एग्जाम्पल है लेमन, ब्लैकबेरी. सो लेट मी जस्ट मेक यू रिवाइज वंस अगेन. हम 5 मेथड्स पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में. फर्स्ट इज़ कटिंग, जिसमें हम पीस ऑफ प्लांट को कट कर रहे हैं और उसको हम सॉइल या वाटर में प्लांट कर रहे हैं. उसमें हमने स्टेम कटिंग देखा, हमने लीफ को कट करा है, हमने रूट्स को कट करा है और यहाँ पे हमने एक लीफ के साथ एक बड को भी कट करके लगाया है. दैट इज़ लीफ बड कटिंग. नाउ लेट अस सी सम MCQs. Which of the following is not a type of cutting? So stem cutting is there, leaf cutting is there, root cutting is also there, but seed cutting is not there. Which plant is commonly propagated through stem cutting? जो stem cutting के through commonly हम करते हैं, जो हम लगाते हैं, that is rose, also money plant, also this sugar cane, also example of stem cutting. रूट कटिंग्स आर कॉमनली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स. तो रूट कटिंग को हम कॉमनली यूज़ करते हैं गुआवा के केस में. सो गुआवा इज़ द राइट आंसर. नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड कैटेगरी ऑफ एसेक्सुअल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट इज़ लेयरिंग. हमने कटिंग कर लिया है एंड कटिंग आपको समझ भी आ गया होगा. अब हम सेकेंड टेक्निक कर रहे हैं, दैट इज़ लेयरिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेयरिंग, इसको आपको समझना है अच्छे से, इसमें कुछ भी नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लेयरिंग मतलब एक तो पहली बात, इसमें हम कुछ भी कट नहीं करेंगे, राइट. सो नो कटिंग इज़ देयर इन लेयरिंग. तो लेयरिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हमने स्टेम लिया है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये प्लांट है, राइट. इसका ये स्टेम है, तो ये स्टेम को हमने लिया है, इसको हमने बेंड करा है यहाँ और यहाँ पे हमने इसको सॉइल से कवर कर दिया है. जब हमने इसे सॉइल से कवर करा है तो इसने यहाँ रूट्स डेवलप कर लिए हैं और ये नया प्लांट आ गया. जब ये नया प्लांट आ जाएगा तो हम इसको कट कर देंगे. सो नाउ दिस इज़ आवर न्यू प्लांट एंड ये इसका क्लोन हो गया, मतलब ये इसका नया प्लांट आ गया. सो दिस इज़ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो हम कर रहे हैं, राइट. अब किसी प्लांट की जो स्टेम है वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो बेंड हो जाए, या किसी प्लांट की स्टेम इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होएगी कि वो बेंड हो जाए, या किसी प्लांट में हमको डिफरेंट फीचर्स या डिफरेंट चीज़ें अपनानी पड़ेगी कि हम इस तरीके से स्टेम की मदद से, लेयरिंग की मदद से एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करें. तो उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होंगे लेयरिंग के. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ लेयरिंग इज. हमने इसमें कट नहीं किया है, बट स्टेम की मदद से हमने स्टेम को बेंड डाउन करके सॉइल से कवर कर दिया है ताकि रूट्स डेवलप हो जाए. दिस इज़ सिंपल लेयरिंग, बट हमें डिफरेंट टाइप की लेयरिंग पढ़नी है क्योंकि कुछ डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, उनकी ब्रांचेस डिफरेंट होती हैं और उसकी कैटेगरीज़ के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो नेचुरल लेयरिंग. इसमें भी जो लेयरिंग के टाइप्स है वो 2 मेन कैटेगरीज में. अब नेचुरल यानी कि कुछ प्लांट्स में ये चीज़ नेचुरली होती है कि जो स्टेम्स हैं वो नेचुरली ग्राउंड में ऐसे आ जाते हैं एंड देन नीचे सॉइल में टच करके रूट्स लग जाते हैं. ना यू वुड रिमेंबर कि हमने कुछ रनर्स
पढ़ा था, और रनर्स में हमने एग्जैक्टली ये पढ़ा था, दैट इज़ स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल, कि स्टेम अपने आप ही हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पर आ जाता है और जैसे ही वो सॉइल को टच करता है न्यू क्रॉप्स वहाँ से ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट नेचुरल लेयरिंग. नाउ हमको आर्टिफिशियल लेयरिंग के टाइप्स पढ़ना है. सो आर्टिफिशियल लेयरिंग को हमने मेनली 5 मेन टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज़ एयर, सिंपल, माउंट, सर्पेंटाइन एंड ट्रेंच. तो हम ये इसके मतलब समझेंगे एंड इसके एग्जांपल्स देखेंगे. कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है दिमाग में. लेयरिंग हम पढ़ रहे हैं, 5 मेन टाइप्स पढ़ रहे हैं लेयरिंग के, और इसके मतलब समझेंगे और इसके एग्जांपल देखेंगे, दैट्स इट. सो सिंपल लेयरिंग सबसे पहले करते हैं. तो सिंपल लेयरिंग यानी जो लेयरिंग का मतलब हमने समझा था स्टार्टिंग में, दैट इज़ नथिंग बट सिंपल लेयरिंग, जिसमें जो स्टेम है उसको हम बेंड कर रहे हैं सॉइल में और कवर कर रहे हैं ताकि उसमें से रूट्स आए एंड देन एक नया प्लांट का ग्रोथ हो. इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे क्लाइंबिंग रोज, रोडोडेंड्रॉन एक्सेट्रा. नाउ एयर लेयरिंग में क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई स्टेम है, ये स्टेम है और यहाँ पर वूंड हो गया है, यानी कि वो ख़राब हो गया है या उसमें कुछ बैक्टीरिया लग गया है, वॉट एवर हैज़ हैपन, इट्स वूंडेड. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सॉइल लगाकर उसको प्लास्टिक से कवर कर देंगे, राइट. तो उसको जब हमने सॉइल से प्लास्टिक से कवर किया तो यहाँ पर अंदर रूट्स ग्रो हो जाएंगे, एंड जब रूट्स ग्रो हो जाएंगे तो उसको हटा के हम एक नया प्लांट लगा देंगे. सो दैट इज़ टाइप ऑफ एयर लेयरिंग, राइट. इसके एग्जांपल है मैंगो, गुआवा, लीची, पोमोग्रेनेट. स्टेम इसमें बेंड नहीं हुआ है, बरीड नहीं हुआ है, पर रूट्स को ही हमने स्टेम पे ग्रो कर दिया है. मैंने आपको लेयरिंग जब समझाया था तब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बेसिक सिंपल लेयरिंग ये होती है कि हमने स्टेम को बेंड करा है नीचे और हम इसे सॉइल को इससे हम कवर करके नए प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं. बट इट डजेंट मीन्स कि लेयरिंग का मतलब सिर्फ यही होता है या जो लेयरिंग के टाइप्स है वो सब इसी टाइप के होंगे. नो, लेयरिंग में बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है. लेयरिंग में हमें कट नहीं करना है, कटिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, बट डिपेंडिंग ऑन आर डिफरेंट नीड्स, हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, डिफरेंट क्रॉप्स, हम लेयरिंग को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. तो ये एयर लेयरिंग है जहाँ पर हमने स्टेम पर ही सॉइल को कवर करके यहाँ पे नए प्लांट्स की ग्रोथ करा दी है. सो दैट इज़ एयर लेयरिंग. नाउ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ लेयरिंग इज़ माउंड लेयरिंग. माउंड लेयरिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वो पेड़ों की छाल या वो पेड़ों की स्टेम दोज कांट बेंड. जब स्टेम बेंड नहीं कर सकती, उसको हम ऐसे मोड़ के नीचे नहीं लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, पियर एक्सेट्रा, तब हम क्या करते हैं, तब हम सॉइल जो स्टेम है उसी को हम नीचे ऐसे करके वहाँ पर सॉइल के ऊपर से माउंट क्रिएट कर देते हैं और फिर उसमें से नए शूट्स ग्रो हो जाते हैं. सो दैट इज़ माउंट लेयरिंग. इसके एग्जांपल है एप्पल, पियर, गूसबेरी और डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स. सो आपको मेनली एप्पल याद रखना है, पियर याद रखना है इन द केस ऑफ माउंट लेयरिंग. नाउ व्हाट इज़ सर्पेंटाइन लेयरिंग. सर्पेंटाइन लेयरिंग यानी इस लेयरिंग में हम जिस क्रॉप्स की लेयरिंग कर रहे हैं उनकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत ही लंबी और फ्लेक्सिबल है. क्योंकि स्टेम बहुत लंबी और फ्लेक्सिबल है तो हमने जगह जगह पर उन्हें बेंड डाउन करा दिया है, और जहाँ जहाँ हमने उन्हें बेंड डाउन कराया है हमने वहाँ उन्हें बरी कर दिया है ताकि नए रूट्स निकले और उन जगह फिर नए क्रॉप्स ग्रो हम कर पा रहे हैं विथ हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल स्टेम्स. तो ये क्योंकि पैटर्न ऐसा लग रहा है एक स्नेक जैसा, इसलिए इसको सर्पेंटाइन लेयरिंग कहा गया है. और इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेप, पैशन फ्रूट एक्सेट्रा. इसके एग्जांपल में वो क्रॉप्स आएंगे जिनकी जो स्टेम्स है वो काफ़ी लंबी और फ्लेक्सिबल होती है. सो इसलिए ग्रेप इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्पेंटाइन लेयरिंग. इसलिए ये याद अच्छे से हो जाएगा कि ग्रेप इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्पेंटाइन लेयरिंग एंड एप्पल एंड पियर आर एग्जांपल ऑफ माउंट लेयरिंग. नाउ आवर लास्ट कैटेगरी इज़ ट्रेंच लेयरिंग. ट्रेंच लेयरिंग यानी कि क्या हो रहा है, हमने यंग प्लांट या यंग सैपलिंग ली है एक किसी पेड़ की, हमने कट करके नहीं ली है, डोंट वरी कि हम इसमें कट नहीं कर रहे हैं, हमने एक यंग सैपलिंग ले ली है, मे बी हमने नर्सरी से ले लिया यंग सैपलिंग ग्रो करके या हमने खरीद लिया, वॉट एवर वी हैव डन, हमने यंग प्लांट या यंग सैपलिंग ली है, उसे फिर हमने 30 to 45 डिग्री के एंगल पे प्लांट करा है. ऐसे हमने 30 to 45 डिग्री के एंगल पे प्लांट करा है, राइट. और फिर हमने क्या करा है, फिर हमने उसको बरी कर दिया है और उसमें से फिर न्यू शूट्स और रूट्स का ग्रोथ हुआ है. सो दैट इज़ ट्रेंच लेयरिंग. इसमें हम क्या कर रहे हैं, यंग ट्री और ब्रांच को हम बेंड डाउन कर रहे हैं और फिर उन्हें हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रहे हैं इन अ शैलो ट्रेंच. उसमें से फिर न्यू लेटरल बड्स आ रहे हैं फ्रॉम द बरीड ब्रांच एंड रूट्स. तो इस टाइप की लेयरिंग को कहा गया है ट्रेंच लेयरिंग. इसके एग्जांपल हैं लेमन, पैशन फ्रूट्स एक्सेट्रा. इसमें हम यंग सैपलिंग्स या यंग प्लांट्स को एक एंगल पे प्लेस करके फिर उन्हें बरी करके उसमें से नए रूट्स या शूट्स को
प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. सो ये हुआ ट्रेंच लेयरिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ ग्राफ्टिंग. हमने अभी तक कटिंग पढ़ा, देन फिर हमने लेयरिंग पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ग्राफ्टिंग. सो ग्राफ्टिंग का सिंपल मीनिंग है कि हमने पार्ट्स को ज्वाइन करा है, और 2 डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करा है. क्या करा है हमने, एक पार्ट के प्लांट में हमने रूट को और दूसरी के प्लांट में हमने स्टेम को या शूट को जब हमने ज्वाइन कर दिया है, तो दैट इज़ ग्राफ्टिंग. इसमें हम 2 डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं. जब हम रूट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उसको हमने स्टॉक कहा है, और जब हम शूट्स या स्टेम को ज्वाइन करें तो हम उसे सायन कहेंगे. राइट, दिस इज़ सायन, दैट इज़ द शूट पार्ट, एंड दिस इज़ स्टॉक, दैट इज़ द रूट पार्ट. जब हम सायन या फिर शूट पार्ट और स्टॉक यानी कि रूट पार्ट को ज्वाइन कर रहे हैं जो 2 डिफरेंट प्लांट्स के हैं, मेनली सेम स्पीशीज़ के ही, बट जो 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के हैं, जब हम उसको एक सिंगल प्लांट बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं. सो आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि ग्राफ्टिंग होता क्या है. नाउ लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग. अब ग्राफ्टिंग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज अप्रोच या इनाच ग्राफ्टिंग. इन दोनों का नाम एक ही है, अप्रोच या इनाच ग्राफ्टिंग. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने एक पार्ट का सायन लिया है, एक पार्ट का हमने रूट स्टॉक लिया है, ठीक है. उन दोनों को हमने क्या करा है, कट करा है और हमने उसको ज्वाइन कर दिया है. ज्वाइन करने के बाद जब वो हील होकर एक पार्ट बन गया, तब हमने जो स्टॉक है उसका टॉप काट दिया और जो साइन है उसका बेस काट दिया, ताकि वो एक ही प्लांट बन जाए. सो दैट इज़ इनाच एंड अप्रोच ग्राफ्टिंग. ये हम मेनली मैंगो, गुआवा, सपोटा यानी कि चीकू, इन सब के क्रॉप्स में करते हैं. अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो हम किसी भी क्रॉप में कर सकते हैं, हम सिर्फ बेसिकली मेनली इन्हीं क्रॉप्स में क्यों कर रहे हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल टोमेटो एक एनुअल क्रॉप है, हम नहीं कर सकते. सिट्रस फ्रूट्स में हम मेनली बडिंग करते हैं. बनाना में हम सकर यूज़ करते हैं. रोज़ में मेनली हम स्टेम कटिंग यूज़ करते हैं. इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ग्राफ्टिंग हम मेनली किन क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं. तो जब ये सारे हट गए तो हमें जानना ज़रूरी है कि हम अप्रोच या इनाच ग्राफ्टिंग मेनली मैंगो, गुआवा, सपोटा जैसे क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं. इसका मतलब समझ आ गया ना. हमने एक पार्ट का सायन लिया है, एक पार्ट का स्टॉक लिया है, फिर दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया है. जब वो एक ही पार्ट बन गया है प्लांट का, तो हमने सायन का बेस हटा दिया है और स्टॉक का टॉप हटा दिया है, ताकि वो एक ही पार्ट बन जाए. सो दैट इज़ इनाच या अप्रोच ग्राफ्टिंग. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज़ ब्रिज ग्राफ्टिंग. सो ब्रिज मतलब आपको सिंपल ये याद रखना है कि ब्रिज की तरह का कुछ काम कर रहा है, तो दैट इज़ ब्रिज ग्राफ्टिंग. जब हमारा बाग डैमेज हो गया है तो हमें एक ब्रिज चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए. तो हमने सायन लिया है और स्टॉक लिया एक पार्ट का, और उसको ब्रिज की तरह बनाकर हमने उसको रिपेयर करा है. फॉर एग्जांपल अगर एप्पल है, जैट ने डैमेज कर दिया है हमारे बाग को, या पियर के केस में गर्डलिंग इंजरी हो गई है बाय रोडेंट्स, या सिट्रस के केस में हमें बाग क्रैक्स को रिपेयर करना है. जब हमें हमारे बाग्स को रिपेयर करना होगा तो जो ग्राफ्टिंग का यूज़ हम करते हैं दैट इज़ ब्रिज ग्राफ्टिंग. सो आपको ये भी याद रखना है कि जो ब्रिज ग्राफ्टिंग है वो मेनली हम रिपेयरिंग के लिए काम कर रहे हैं, मोर दैन कि हम उसको प्रोपोगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो ब्रिज को हम रिपेयरिंग के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. जब हमारे बाग्स डैमेज हो जाते हैं तो ब्रिज की ज़रूरत होती है, ब्रिज इज़ नीडेड. सो दैट इज़ वाई ब्रिज ग्राफ्टिंग इज़ डन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज़ टंग और विप ग्राफ्टिंग. तो इसमें हम एक पजल लॉक की तरह बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, सायन है ये एक पार्ट ऑफ प्लांट का, और ये स्टॉक है एक प्लांट का. तो इसको हमने ऐसे कट कर दिया है जैसे एक पजल की तरह ये एक दूसरे में फिक्स हो जाएगा. इसका मतलब होगा कि हमारा जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो और अच्छा मिलेगा, जो एफिशिएंसी होगी वो और इम्प्रूव होगी. तो क्योंकि हम इसे टंग या विप बोलते हैं, ताकि क्योंकि इसे हमने पजल लॉक कर दिया है, जैसे पजल की तरह हमने इसे लॉक कर दिया है, इसलिए इसका नाम है टंग या विप ग्राफ्टिंग. और इसके एग्जांपल है एप्पल या पियर. तो एप्पल और पियर आपको याद रखना है, टंग या विप ग्राफ्टिंग. नाउ आर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ विनियर ग्राफ्टिंग. सो विनियर ग्राफ्टिंग में क्या हुआ है, ये आप स्टॉक देख रहे हैं, ये स्टॉक थिक है, राइट. तो इसमें हमको सायन इंसर्ट करना है जो कि इतना थिक नहीं है, वो थिन है. तो हम स्टॉक में एक छोटा सा क्या करेंगे, हम स्टॉक में एक स्लाइस बनाएंगे एक साइड पे, ताकि हम हमारे सायन को फिट कर सकें. सो दैट इज़ विनियर ग्राफ्टिंग.
we make a thin shallow slice on one side of stalk to insert thinner scion into it. So that is veneer grafting. और इसके examples है mango, gooseberry, sapota, etc. Then our next type of grafting is wedge या V shape grafting. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, V shape का scion को insert कर रहे हैं in our stalk. So that is wedge या V shape grafting. इसके examples है avocado या passion fruit. So आपको ये याद रखना है. देन आर नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज़ एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग. तो ये मेनली हम मैंगो के केसेस में करते हैं जब साइन बहुत मतलब हमने जब हमारा सीडलिंग जो है वो बहुत ही यंग है, जब वो सिर्फ 4 से 15 दिनों का है, तभी जब हमने साइन को उसमें ग्राफ्ट कर दिया है, जब वो उसमें लीव्स वगैरह भी कुछ नहीं आई हैं, तो तभी जब हमने उसे ग्राफ्ट कर दिया है तब उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग. यानी अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि अगर ये डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि साइन इज़ ग्राफ्टेड इनटू वेरी यंग मैंगो सीडलिंग्स ऑफ 4 to 15 days ओल्ड, सो विच टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज़ दिस, सो दैट द आंसर वुड बी इट इज़ एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग. जब हम बहुत ही यंग सीडलिंग्स में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं सायन की, सो दैट इज़ एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग. एंड मेनली द एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है मैंगो. अब सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग जो हम पढ़ रहे हैं, तो सॉफ्टवुड और एपिकोटाइल में ये अंतर है कि इसमें जो हमने साइन को ग्राफ्ट किया है, तो जो हमारा स्टॉक प्लांट है वो 30 to 45 days ओल्ड है, 30 to 45 days ओल्ड है. जबकि जो एपिकोटाइल था उसमें जो हमारा सीडलिंग था वो बहुत ही यंग था, दैट इज़ 4 to 15 days ओल्ड. सो सॉफ्टवुड में जो हम साइन को ग्राफ्ट कर रहे हैं हमारी यंग स्टॉक में, सो दैट इज़ 30 to 45 days ओल्ड. और इसके एग्जाम्पल्स है मैंगो, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, बेर एक्सेट्रा. नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ टेक्निक जो हमको पढ़नी है दैट इज़ बडिंग. नाउ बडिंग का मतलब क्या होता है और बडिंग और जो हमारा ग्राफ्टिंग है वो कैसे डिफरेंट है बडिंग एंड ग्राफ्टिंग. तो ग्राफ्टिंग के केस में मैंने आपको बताया था कि हम एक पार्ट क्या ले रहे हैं, एक पार्ट हम सायन ले रहे हैं और एक पार्ट हम स्टॉक ले रहे हैं. अब बडिंग के केस में क्या होगा, द ओनली डिफरेंस इज कि बडिंग के केस में हम पूरा स्टेम नहीं ले रहे हैं, पूरा सायन नहीं ले रहे हैं, हम एक सिर्फ सिंगल बड ले रहे हैं जिसको हम स्टॉक में इंसर्ट कर रहे हैं. रूट स्टॉक में जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो होगा बडिंग. बडिंग में हम बड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम भी है बडिंग. तो जब सायन वुड स्केर्स होता है या फिर आपको बेटर यूनियन चाहिए, बेटर सक्सेस रेट चाहिए, तो हम सीधा बड्स को यूज़ करते हैं. हमने इसमें सायन बड को यूज़ किया है और रूट में हमने इसे स्टॉक को यूज़ किया है, और तो जब हमने इसे ज्वाइन करा है तो दैट इज़ बडिंग. एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर नहीं है इमेज से, बट येस, सो इफ़ दिस इज़ स्टॉक एंड दिस इज़ बड, तो जब हमने इसे इंसर्ट करा है यहाँ पर तो एक सेपरेट सैपलिंग की तरह ग्रो कर दिया है. नाउ इट इज़ फुल फ्लेजेड, सो दैट इज़ आर बडिंग. नाउ ये भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि टी बडिंग या शील्ड बडिंग. इसमें हम ये टी शेप में बड्स को काट रहे हैं और हम फिर उसको दूसरे उसे रिप्लेस कर रहे हैं. सो दैट एग्जाम्पल इंक्लूड साइट्रस, रोज, पीच, प्लम एक्सेट्रा. सिमिलरली पैच बडिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एक पैच निकाल रहे हैं, सेम ऐसा पैच निकाल रहे हैं और फिर हम इसको दूसरे ट्री के या जिस ट्री का हमें चाहिए उसका बड हम सिमिलरली इसको मैच करके लगा रहे हैं. जैसे आपने देखा होगा ये पैच हमने निकाला और यहाँ पे इस बड को हमने इंसर्ट कर दिया. सो दैट इज़ पैच बडिंग. ये जैसे आंवला, जैक फ्रूट, वॉलनट जैसी ट्रीज़ के लिए किया जाता है. देन रिंग बडिंग यानी रिंग के शेप में जब हम सायन निकाल रहे हैं, सायन में से रिंग के शेप में निकाल रहे हैं और फिर बड को इंसर्ट कर रहे हैं स्टॉक में, दैट इज़ रिंग बडिंग. सिमिलरली फ्लूट बडिंग यानी आप देख सकते हैं एक हॉलो ट्यूब जैसा है, फ्लूट जैसा है, इसको जो हमने रिप्लेस करा है हमारे दूसरे उसके साथ सायन में बड के साथ, सो दैट इज़ फ्लूट बडिंग. इसके एग्जाम्पल हैं जैक फ्रूट, वॉलनट या आंवला. नाउ आवर लास्ट टेक्निक इज़ माइक्रो प्रोपोगेशन यानी हम प्लांट्स को रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूजिंग टिश्यू कल्चर बट इन लैब. जब हम लैब की कंडीशंस में करेंगे तो दैट द टर्म वुड बी कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन. सो आपको याद रखना है लैब के केस में अगर कुछ होगा तो दैट इज़ माइक्रो प्रोपोगेशन. इट इज़ ऑल्सो एसेक्सुअल या क्लोनल प्रोपोगेशन, और जो मटेरियल्स यूज होंगे दैट वुड बी टाइनी प्लांट पार्ट, शूट टिप्स, ऑक्सिलरी बर्ड्स, लीफ सेगमेंट एक्सेट्रा. और हमारा लैब का एनवायरनमेंट होगा, हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो हार्मोन्स चाहिए वो हमारे पास होंगे, और हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम जेनेटिकली आइडेंटिकल डिसीज़ फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ये सब लैब में हो रहा है, इसलिए इसका नाम है माइक्रो प्रोपोगेशन. नाउ
सो टुडे दिस इज़ इट विद द लेक्चर. सो लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट कि मैंने अभी हमने कितना क्या कंप्लीट करा है, सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. हम मेनली पढ़ रहे थे हमारे टॉपिक का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. इसमें हमने प्रोपोगेशन मेथड शुरू किया, हमने सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल से शुरू किया. सेक्सुअल हमने देखा, एसेक्सुअल में नेचुरल हमने देखा और हमने आर्टिफिशियल देखा, राइट. नेचुरल में हमने मॉडिफाइड स्टेम्स पढ़ा था एंड रूट्स पढ़ा था. आर्टिफिशियल में हमने एक नेचुरल देखा, स्ट्रॉबेरी वाला केस. एंड जो बाकी हमारे जो 5 मेथड्स थे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन, ये मेथड्स हमने कंप्लीट किए. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर एंड वी विल मीट यू इन लेक्चर नंबर 13. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो. इफ़ यू डिड लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, and also join our telegram channel for further more information. And we will meet you all again in lecture number 13. and I would like to, or I will hope कि मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ भले, पर लेक्चर 13 में हम यूनिट 5 को कंप्लीट कर दे. सो आई होप टू डू सो. एंड सो लेट्स मीट यू ऑल अगेन इन लेक्चर 13. थैंक यू फॉर वॉचिंग.